पिंकी और नानी की तस्वीर। एक दिन पिंकी और नानी। नानी माँ, लगता है आज तुम काम में बड़ी व्यस्त हो। नहीं पिंकी, यूं ही कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी कि मुझे एक फोटो मिल गई। बस मैं उसे देखने लगी। जरा मुझे भी दिखाना, मैं भी तो देखूं उसे। नानी माँ, यह तो तुम्हारी फोटो नहीं, किसी दूसरी महिला की है। तुम्हारे बाल तो सफेद हैं और आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ा है। ये मेरी 40 साल पहले की फोटो है, तब मैं ऐसी थी। तब तो तुम बड़ी सुंदर होगी। अब तो केवल यादें रह गई है पिंकी, वह भी क्या दिन थे। नानी माँ, फोटो में तुम्हारे साथ यह कौन खड़ा है? यह तुम्हारे नाना जी हैं। तब हमारी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। हम दोनों मेला देखने गए थे, वहीं पर ये फोटो खींची गई थी। तुमने नाना जी से कभी मुलाकात नहीं करवाई? तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी जब वह इस दुनिया से चले गए। तुम इस फोटो को फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती? इसे फ्रेम करवाने बाजार कौन ले जाएगा? मुझसे तो रास्ता तय नहीं होता। फ्रेम करवाने इसे मैं ले जाऊंगी। मुझे डर है पिंकी कि कहीं रास्ते में तुम इसे खो न दो। यह फोटो मेरे पास आखिरी निशानी है। मेरे लिए यह बहुत मूल्यवान है। यकीन रखो नानी, मैं इसे संभाल कर ले जाऊंगी और रहीम या फ्रेम वाले से इसे मढ़वा कर लाऊंगी। ठीक है, यह लो पैसे। नानी पिंकी को पैसे देती है। पैसे लेकर पिंकी घर से बाहर चल देती है। मैं आज एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। रास्ते में पिंकी, आज तो तुम्हारे पास पैसे हैं। परेड ग्राउंड पर सर्कस लगी है, इन पैसों से 2 टिकट आ जाएंगे। नहीं दीपू, यह पैसे फोटो को फ्रेम कराने के लिए हैं। किसका फोटो? देखकर पहचानो, किसका हो सकता है? मुझे तो ये फोटो फिल्म स्टार रेखा का लगता है। तो उसके साथ जो खड़ा है वह राजेश खन्ना होना चाहिए। यह फोटो मेरी नानी और नाना जी की है। लाओ, इसे इधर दो। तभी फोटो दीपू के हाथ से छूट जाता है। ओह, फोटो गिर गया। कोई बात नहीं, मैं इसे उठा लेती हूँ। हवा का एक तेज झोंका फोटो को अपने साथ ले जाता है। ओह, हवा के झोंके से वह उड़ गया। पिंकी फोटो के पीछे दौड़ती है। नानी का फोटो, वह दूर उड़ता चला जा रहा है। अगर वह खो गया तो मुसीबत हो जाएगी। नानी कहती थी कि उस फोटो के साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हैं। वो फोटो एक सब्जी वाले की टोकरी में जा गिरता है। वह फोटो उस सब्जी की टोकरी में जा गिरा है। और वह सब्जी वाला एक मिनिस्टर के बंगले में घुस जाता है। वह आदमी तो उस बंगले में घुस गया। कुछ देर बाद वह आदमी लौट आया। तुम्हारी सब्जियों की टोकरी में मेरी नानी का फोटो था। वह टोकरी तो मैं मिनिस्टर साहब को भेंट कराया। बंगले के अंदर मुझे मिनिस्टर से मिलना है। क्या इम्तिहान में फेल हो गई हो या नंबर बढ़वाने हैं? नहीं, मुझे फोटो के बारे में उनसे मिलना है। अच्छा, तो तुम उनके साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहती हो? इस पेटी में चंदा डाल दो, तुम्हारा वह काम भी करवा देंगे। नहीं, मिनिस्टर के पास जो सब्जियों की टोकरी गई है उसमें मेरी नानी का फोटो है। मुझे वह लेना है। तो पहले क्यों नहीं बताया? जाओ अंदर। मिनिस्टर साहब, बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वह देश के भावी नेता हैं, 21वीं शताब्दी के कर्णधार। इसलिए हमें अपनी शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। स्कूलों में ऐसा पाठ्यक्रम रखना होगा जो अच्छे मिनिस्टर पैदा कर सकें। कहो, कैसा लगा मेरा भाषण? मैं आपका भाषण सुनने नहीं, सब्जी की टोकरी देखने आई हूँ। वह तो रसोईया किचन में ले गया है।
रसोई में सब्जियों के टोकरी में फोटो फालतू लगता है। इसे भट्टी में डाल दूं तो ताप तेज हो जाएगा। इससे पहले कि वह फोटो भट्टी में डालता, पिंकी वहां आ जाती है। रुको, वह फोटो भट्टी में ना डालना, वह मेरी नानी की अमूल्य यादगार है। पिंकी फोटो लेकर वहां से चल देती है। शुक्र है फोटो बच गया। अब बिना देर किए मुझे रहीम मियाँ फ्रेम वाले के पास पहुंचना चाहिए। रहीम मियाँ पिक्चर फ्रेम वाला। रहीम मियाँ, मेरी नानी का फोटो फ्रेम करने का क्या लोगे? अगर बिना माउंट के फ्रेम कराओगी तो 10 रुपए, माउंट के साथ 15। माउंट के साथ बना दो। ठीक है, कल आकर ले जाना। क्या फोटो का फ्रेम अभी नहीं लग सकता? ठीक है, वहाँ दूर बैठ जाओ। जब तस्वीर तैयार हो जाएगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। दूर क्यों? वह इसलिए कि अगर तुम मेरे करीब बैठी तो कोई शीशा टूट जाएगा, समझी? पिंकी दूर जाकर बैठ जाती है। पता नहीं है रहीम मियाँ इतने गरम मिजाज क्यों हैं? थोड़ी देर बाद रहीम मियाँ, क्या तस्वीर तैयार हो गई? अभी नहीं। अगर तुम चुप नहीं रहोगी तो ये तस्वीर कभी तैयार नहीं होगी। कुछ देर बाद अल्लाह, तस्वीर तैयार है। रहीम मियाँ, तुम कितने अच्छे हो। पर यह तो मेरी नानी की तस्वीर नहीं है। तुम जल्दी में दूसरी तस्वीर उठा लो तो इसमें मेरा क्या कसूर? उसे इधर दो, यह रही तुम्हारी तस्वीर। पिंकी तस्वीर लेकर घर लौट आती है। नानी माँ, मैं तस्वीर मड़वा लाई। सच? पिंकी, इस दीवार पर ये तस्वीर कैसी रहेगी? बहुत खूबसूरत। पिंकी का गुलदस्ता। एक दिन एक जगह पर कोई नहीं देख रहा, क्यों ना मैं एक फूल तोड़ लूं? तभी पिंकी वहां आ जाती है। चोरी करते हो? खबरदार, अगर तुमने फूल तोड़ा तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगी। वह लड़का वहां से भाग खड़ा होता है। ढींगरा अंकल, वह आवारा लड़का तुम्हारे लॉन में से फूल तोड़ना चाहता था। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। पिंकी, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरा फूल बचाकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। एक एक फूल मेरे लिए बहुमूल्य है। मैंने इन्हें खाद, पानी और कड़ी मेहनत से उगाया है। पिंकी, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे एहसान का बदला चुका पाऊंगा भी या नहीं। मैं तुम्हारे उपकार से दब गया हूँ। अंकल, अगर तुम चाहो तो एहसान का बदला अभी चुका सकते हो। तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं वही दूंगा। आज हमारी क्लास टीचर का जन्मदिन है। मैं उन्हें एक गुलदस्ता भेंट करना चाहती हूँ। अपने लॉन में से मुझे कुछ फूल तोड़ने दो। क्या? इससे तो वह आवारा लड़का एक फूल तोड़कर ले जाता तो बेहतर था। पिंकी अपने काम में जुट जाती है। ढींगरा अंकल के फूल सचमुच बड़े रंग बिरंगे और खुशबूदार हैं। गुलदस्ता बनाकर पिंकी वहां से चल देती है। हमारी टीचर जी इस गुलदस्ते को देखकर खुश हो जाएंगी। तभी एक मधुमक्खी पिंकी के आगे पीछे मंडराने लगती है। तुम्हारे हाथ के फूलों ने इस मधुमक्खी को आकर्षित किया है। गुलदस्ता फेंक दो। पिंकी एक तरफ दौड़ जाती है। नहीं, यह गुलदस्ता मैंने टीचर जी को भेंट करना है। नदी के पास बड़ी मुश्किल से फूल मिले हैं, इन्हें कैसे खोदूं? शायद पानी में डुबकी मारकर मैं मधुमक्खी को चकमा दे सकूं। पिंकी पानी में डुबकी मार जाती है। थोड़ी देर बाद मधुमक्खी को बेवकूफ बनाने में मैं कामयाब रही। वह चली गई। स्कूल पहुंचकर मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह गुलदस्ता कबूल कीजिए। थैंक यू पिंकी। कितने ताजे फूल हैं ये। तभी अरे,
यह मधुमक्खी फिर आ गई, बड़ी जिद्दी है। यह इन फूलों पर बड़ी देर से मंडरा रही है। इधर प्रिंसिपल के ऑफिस में आज मिनिस्टर साहब हमारे स्कूल आ रहे हैं। क्या उनके स्वागत का सारा बंदोबस्त हो गया है? सिर्फ उनको भेंट करने के लिए गुलदस्ते का इंतजाम नहीं हो सका साहब। मैं जाऊं और जल्दी से फूलों का इंतजाम करूं। इधर पिंकी और मैडम। उफ, कमबख्त मधुमक्खी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। तभी प्रिंसिपल वहां आ पहुंचते हैं। हाँ मिस माला, ताजे फूलों का एक गुलदस्ता ही हमें चाहिए था। मगर सर। गुलदस्ता लेकर प्रिंसिपल साहब मुख्य द्वार से बाहर दौड़ लगा देते हैं। बात सुनने का टाइम नहीं है। मिनिस्टर साहब के स्वागत के लिए मुझे गेट पर उपस्थित रहना चाहिए। मिनिस्टर साहब आ गए। स्वागत है श्रीमान। प्रिंसिपल गुलदस्ता मिनिस्टर को भेंट करता है। कितने प्यारे हैं ये फूल। तभी मधुमक्खी वहां आ जाती है और मिनिस्टर साहब मधुमक्खी को एक हाथ जमा देते हैं। चल हट शैतान मक्खी। मिनिस्टर साहब ने मधुमक्खी को मारकर अच्छा नहीं किया सर। जख्मी मधुमक्खी बदले पर उतारू हो जाती है और फिर आई और मिनिस्टर साहब वहां से दौड़ लगा देते हैं। मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के चुनाव में भी इतने नहीं भागे होंगे। पिंकी और दादाजी का पौधा। एक दिन दादाजी के घर पर, भगवान देखती हो इस पौधे में कितने पत्ते आ गए हैं। जब मैंने इसे लगाया था तो ये पौधा इतना अच्छा था, खाद और देखभाल के बाद कितना बड़ा हो गया है। तभी एक गाय पौधे पर झपट पड़ती है। अरे हट, भाग जा। सुनते हो जी, पौधे को अंदर ले आओ वरना कोई जानवर इसे चट कर जाएगा। यह सुनकर दादाजी गमले को हाथ में उठा लेते हैं। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, इसे बाहर रखने में खतरा है। यह गमला यहाँ जच नहीं रहा, इसे थोड़ा पीछे सरका कर रखना चाहिए। तभी पिंकी वहां आती है। दादी क्या कर रही हो? पिंकी, मैं चादर पर कढ़ाई कर रही हूँ। दादी लाओ, चादर पर कढ़ाई मैं कर दूं। क्या तुम ऐसी पत्तियां काट सकोगी पिंकी? बिल्कुल दादी, हमारे स्कूल में यह काम सिखाया जाता है। ठीक है, पहले थोड़ा काम करके मुझे दिखाओ। पिंकी कढ़ाई करने लगती है। तभी आऊ, सोई चुप गई। दादाजी माफ कर दीजिए, अनजाने में हो गया। चलो तुम बाहर लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है, ना मैं इस कमरे में रहूंगा ना सुई चुभेगी। पिंकी, अगर तुम पूरी चादर पर पत्तियां काट दोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम के लिए 5 रुपए दूंगी। वाह दादी। और फिर दादी दादाजी के लिए चाय लेकर बाहर जाती है। लो जी, चाय पियो। दादाजी चाय की चुस्की लेते हैं। काफी दिनों के बाद हम खुली हवा में चैन से बैठे हैं भाग्यवान। थोड़ी देर बाद पिंकी, कितनी पत्तियां काट ली हैं? पूरी चादर काट दी दादी। यह सुनकर दादी घर के अंदर की ओर चल देती है। असंभव, इतनी देर में तो 2 पत्तियां भी नहीं कट सकती। आओ देखें भाग्यवान। घर के अंदर दादी देख लो। अचानक दादाजी रोने लगते हैं। ओ हो। क्यों जी, क्या हुआ? भाग्यवान, उसने मेरे पौधे से पत्तियां तोड़कर चादर में टांग दी। पिंकी और पार्क में
एक दिन पिंकी के घर पर। ओहो, छुट्टी वाले दिन में अखबार भी चैन से नहीं पढ़ सकता। पिंकी, कंडक्टर पीटना बंद करो, आवाज से सिर में दर्द होने लगा है। पापा जी, चलो कैरम खेलें। नहीं, अभी मैं खबरें पढ़ना चाहता हूँ। तभी दरवाजे पर। जनाब, आपके सुख चैन की कुंजी मेरे पास है। आपकी तारीफ। बंदे को सीएम अर्थात चाइल्ड मेट यानी बच्चों का साथी कहते हैं। जिस तरह कोई घर में खाना पकाने के झंझट से बचने के लिए फास्ट फूड रेस्तरां में जाकर खा सकता है, उसी तरह बच्चों की परेशानी से बचने के लिए लोग सीएम की मदद लेते हैं। छुट्टी वाले दिन में बच्चों को पार्क में ले जाकर खेलकूद में शाम तक व्यस्त रखूंगा। घर में आप चैन से अखबार पढ़ें या टीवी देखें। बच्चा खुश, साहब भी खुश। फीस सिर्फ 10 रुपए। मंजूर है, पिंकी को पार्क ले जाओ। और सीएम पिंकी को लेकर चल देता है। आओ पिंकी। ये तो गया काम से। पार्क में। अंकल सीएम, मैं झूला झूलूंगी। ठीक है। वह पिंकी को झूला झुलाता है। तभी आसमान में एक जहाज गुजरता है और वह जहाज को देखने लगता है। जहाज। इधर पिंकी का झूला वापस आता है और ओह, सीएम अंकल जी, आपको चोट तो नहीं आई? बेबी, झूले की बजाय तुम शीशा खेलो, क्योंकि मुझे धक्का तो नहीं देना पड़ेगा। पिंकी झूले की ओर बढ़ती है। यह तो ज्यादा दिलचस्प खेल है। अंकल, दूसरी तरफ जब तक कोई ना बैठे तो इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैं बैठता हूँ। जैसे ही वह झूले के पास पहुंचता है तो मैं इधर बैठूंगी, आप उधर बैठना। आओ। बेबी, तुम शीशा की बजाय फिसलन का खेल खेलो, क्योंकि इससे मैं सारे झंझटों से बचूंगा। यह तो और भी अच्छा खेल है। पिंकी झूले पर चढ़ जाती है। अंकल देखना, मैं कैसे फिसलती हूँ। पिंकी झूले पर फिसलती है और सीधा आकर सीएम से टकरा जाती है। ओह! शाम को। सीएम जी, अगले इतवार को मेरी बेटी को फिर पार्क में ले जाना। तौबा, मैंने ये धंधा छोड़ दिया है। पिंकी और दुश्मन। एक दिन झपट जी के घर पर। क्या फंसा? नहीं, इस कमबख्त चूहे ने हमारी नींद हराम कर रखी है। जो भी चीज चूहेदानी में रखो, चालाक उसे खाकर निकल भागता है। पिछले 2 महीने में वह 1.5 किलो पनीर, 4 ब्रेड, 15 बिस्किट और 8 पेस्ट्रियां खा चुका है। ये सारी चीजें तुम उसे पकड़ने के लिए चूहेदानी में लगाते रहे। यह जंग चूहे और मेरे यानी झपट के बीच है। इस बार मैं समोसा लगाता हूँ। झपट जी चूहेदानी में समोसा लगाकर चूहेदानी को बेड के नीचे रख देते हैं। चूहेदानी को बेड के नीचे रख देता हूँ और झपट जी छुपकर इंतजार करने लगते हैं। अब दूसरे कमरे में छुपकर देखते हैं कि चूहा कब आता है। उस कमरे में कुछ आहटें सुनाई दे रही हैं। दूसरे कमरे में। वह तो मेरी टेनिस की गेंद है। चूहा टेनिस की गेंद को धकेल कर लाता है और चूहेदानी के दरवाजे में अटका देता है और समोसा खाकर गेंद को वापस ले जाता है। अच्छा, तो मेरा दुश्मन मेरी ही टेनिस की गेंद को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। झपट जी जाकर अपनी गेंद उठाते हैं। मैं इस गेंद को अपने काबू में करता हूँ। अब देखता हूँ वह बचकर कहाँ जाएगा। इस बार मैंने इसमें केक रखा है। थोड़ी देर बाद। फंस गया। दुश्मन हमारे काबू में है। अब कहाँ गई तुम्हारी सारी चालाकी? आखिर हमने भी
कच्ची गोलियां नहीं खेली। झपट जी चूहेदानी में बंद चूहे को लेकर घर से बाहर चल देते हैं। जाकर इसे दूर वीरान जगह में छोड़ाओ, कहीं दोबारा लौट कर यहाँ ना आ जाए। पिंकी, उफ, भागते भागते दम निकल गया। पिंकी, क्या बात है? पिछले कई घंटों से नंदू चौके और छक्के लगा रहा है। गेंद पकड़ने के लिए मैं कभी इधर भागती हूँ तो कभी उधर। गेंद मुझे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ उसे कैसे आउट करते हैं। झपट जी चूहेदानी जमीन पर रखकर गेंद हाथ में ले लेते हैं। तभी झपट जी की पत्नी आवाज लगाती है, हाजी, मैंने कहा पहले जाकर चूहे को शहर के बाहर छोड़ाओ। बस एक गेंद फेंक कर जाता हूँ, दूसरी गेंद की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। झपट जी गेंद फेंकते हैं। यह गई मेरी गुल्ली। नंदू एक जोरदार शॉट लगाता है और बॉल हवा में उछलकर सीधे चूहेदानी के ऊपर गिरती है। चूहा उसमें से आजाद होकर पिंकी के ऊपर कूदता है और दौड़ता हुआ वापस झपट जी के घर की ओर जाता है। कल्याणी, चूहा निकल गया, अब वह हमारे घर की तरफ भाग रहा है। दरवाजा बंद कर लो जल्दी। कल्याणी दरवाजा बंद करती है, लेकिन चूहा अंदर घुस चुका होता है। कल्याणी, मुझे अंदर आने दो। झपट जी, कहाँ गया वह कमबख्त? अंदर कहीं जा छुपा है। सारी मेहनत बेकार गई। पिंकी और झब्बू खब्बू। पिंकी, मैं बड़ी देर से तुम्हें तलाश रहा था। पीकू, आज मूड बहुत खराब है। क्या मैं बहुत बुरी हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम तो इतनी ईमानदार हो कि लाखों रुपयों का एतबार तुम पे किया जा सकता है। यह हुई ना बात। वहीं से कुछ दूरी पर, झब्बू, काफी दिनों से कोई तगड़ा माल हाथ नहीं लगा। पिछले दिनों कर्फ्यू लगा रहा, वहाँ शरीफ आदमी की पहुंच नहीं थी। हम चोर उचकों को कौन घुसने देता। कल मैंने एक आदमी की पॉकेट मारी, बटुआ खोला तो उसमें से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के कार्ड के सिवा कुछ भी ना निकला। और नए फैशन की जो शर्टें चली हैं उसमें तो पॉकेट ही नहीं होती। ये तो सरासर हमारे साथ बेइंसाफी और ज्यादगी है। अगर दर्जी लोगों की कमीजों में पॉकेट्स ही नहीं लगाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से। तभी दोनों चौंक जाते हैं। तुमने 50,000 रुपए की मुझे रुई बेची, मैंने 1 लाख रुपए का तुम्हें तेल दिया, बाकी के 50,000 तुमने मुझे देने हैं। हैं? हजारों रुपयों का लेन देन हो रहा है। हाँ, लगता है उस दीवार के पीछे बड़ी आसामियां बैठी हैं। इतना कहकर खब्बू दीवार की ओर बढ़ जाता है। झब्बू, तुम यहीं ठहरो, मैं उनको लूट कर आता हूँ। सारे नोट मेरे हवाले कर दो, नहीं तो दोनों को गोलियों से भून दूंगा। ले लो, पर ये असली नोट नहीं है। हम दोनों बिजनेस खेल रहे हैं, सारे रुपए नकली हैं। इतना कहकर पिंकी रोना शुरू करती है। अरे, नकली नोट है तो अपने पास रखो, मगर रो क्यों रही हो? तुम पिस्तौल दिखाओ और मैं रो भी नहीं। यह सुनकर खब्बू चक्कर में आ जाता है। बाप रे, अगर इसकी रोने की आवाज से पुलिस आ गई तो वह मुझे धड़ दबोचेगी। देखो, मैं 5 रुपए देता हूँ, आइसक्रीम खा लेना, रोना नहीं। 5 नहीं, 10, हम 2 हैं। और फिर पार्टनर, हमेशा लेन देन में हमारा 50-50 हिस्सा होता है। तो फिर निकालो 5 रुपए, मैं उल्टे 10 रुपए देकर आया हूँ। तुम्हारा मतलब है कि एक छोटी सी बच्ची ने तुमसे 10 रुपए झटक लिए? कीचड़ में डूब मरने की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं उस लड़की से रुपए लेकर वापस आता हूँ। अबे बच गए। इतना कहकर झब्बू पिंकी के पास पहुंचता है। ए लड़की, बात हो गई मस्खरी, रुपए वापस दो। मगर ये 10 रुपए तो उस अंकल ने हमें अपने आप आइसक्रीम खाने के लिए दिए हैं। बिल्कुल, इसमें क्या शक है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। मैं तुम दोनों का गला घोट कर मार दूंगा और नोट लेकर चलता बनूंगा।
तभी बाप रे, हवलदार राम लुभाया, ये तो बड़ा जालिम आदमी है, यहाँ से खिसकना चाहिए। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? तुम वह रुपए रखो, अचानक मुझे कोई काम याद आ गया जो मैं अधूरा छोड़ आया था। रुको, मैं चाहती हूँ कि हवलदार राम लुभाया से तुम्हारी मुलाकात करा दूं। नहीं, ऐसा ना करना। तो फिर आइसक्रीम के साथ चॉकलेट खाने के लिए 10 रुपए दो। मगर मेरी जेब में पैसा भी नहीं। तो जो कुछ तुम्हारे पास है वही देते जाओ, नहीं तो मैं हवलदार राम लुभाया को आवाज लगाती हूँ। और फिर जब्बो, क्या अपने कपड़े और जूते गंगा किनारे छोड़ आया? नहीं कब्बो, उस लड़की ने उतरवा लिए भाई। पिंकी और डॉक्टर बागबोन। एक दिन पिंकी के घर पर पिंकी बोर हो रही होती है। मम्मी और पापा दोनों शॉपिंग करने गए हैं, मैं अकेली घर में बोर हो रही हूँ। क्यों ना मैं डॉक्टर बागबोन को बुला लूं, बैठकर थोड़ी देर गपशप करेंगे, दिल बहल जाएगा। पिंकी फोन डायरेक्टरी में डॉक्टर बागबोन का नंबर ढूंढती है। टेलीफोन डायरेक्टरी में डॉक्टर बागबोन का नंबर होगा। हाँ, मिल गया नंबर। एक जगह फोन की घंटी बजती है। अंकल, आप जल्दी मेरे घर आ जाइए। क्यों, भयंकर आग लगी है क्या? आग? कैसी आग? फायर ब्रिगेड। अगर तुम्हारा घर नहीं जल रहा तो हमें क्यों परेशान कर रही हो? पिंकी फोन रख देती है। लगता है गलत नंबर मिल गया था। पिंकी दोबारा फोन लगाती है। दोबारा कोशिश करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, ये वो जगह है जहां सारे डॉक्टर नाकामयाब हो जाते हैं। ये शमशान घाट है लड़की। पिंकी घबरा कर फोन रख देती है। फिर गलत नंबर, अजीब मुसीबत है। आइडिया, टेलीफोन का ठीक नंबर मिलाने से गलत नंबर मिलता है। क्यों ना मैं आंखें बंद करके गलत नंबर मिलाऊं, शायद उससे सही नंबर मिल जाए। हेलो, डॉक्टर बागबोन का क्लिनिक। कमाल है। डॉक्टर अंकल, मैं पिंकी बोल रही हूँ, आप फौरन चले आइए। डॉक्टर बागबोन क्लिनिक से बाहर निकल जाते हैं। लगता है कोई गंभीर बीमारी है, मुझे देर नहीं करनी चाहिए। उनकी कार पिंकी के घर की ओर रवाना हो जाती है। आजकल मलेरिया शहर में फैला हुआ है, हो सकता है पिंकी को वही हो गया हो। पिंकी का घर। पिंकी, मरीज को बिस्तर से नहीं उठना चाहिए, चलो जाकर लेट जाओ। डॉक्टर साहब, मैं बीमार नहीं हूँ, घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए आपको बुलाया है, बैठकर बातें करेंगे। अब मैं आ ही गया हूं तो क्यों ना इस शैतान लड़कियों को जबरदस्ती बीमार करार दे दिया जाए। अपनी फीस बनेगी और लड़की को सबक मिलेगा कि किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो तुम बीमार लग रही हो, जरा जीभ निकालना। क्यों निकालूं? आप तो दोस्त हैं, जीभ तो मैं किसी को चिढ़ाने के लिए निकालती हूँ। ओफो, मेरा मतलब है जांच करने के लिए जीभ देखना जरूरी है। लीजिए। पूरी जीभ बाहर निकालो। पूरी जीभ बाहर कैसे निकाल सकती हूँ? वह दूसरी तरफ से गले में चिपकी है। अच्छा, मुझे जांच करने दो, लंबी सांस लो। तुम्हारा दिल इंजन की तरह धड़क रहा है, डाइटिंग करनी होगी। दिन में सिर्फ 2 पापड़ खाना। खाना खाने के बाद या पहले? ये लड़की है या छिपकली? डॉक्टर अंकल, मैं तो भली चंगी हूँ। हाँ, हमारे घर में एक मरीज है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, कहाँ है वह? आइए मेरे साथ। पिंकी डॉक्टर को अपने साथ लेकर चल देती है। स्टोर रूम में। चूहिया के बच्चों को कोई टॉनिक दीजिए जिससे वे जल्दी बड़े हो जाएं। मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ, जानवरों का नहीं। चलता हूँ। डॉक्टर बागबोन सीधा खड़े हो जाते हैं और ऊपर अटारी से जा टकराते हैं। आओ!
अब मैं इस घर में आने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। पिंकी और मर्तबान। एक दिन पिंकी के घर पर। पिंकी, हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप क्यों बैठी हो? चंपू, मम्मी पापा बाहर गए हैं। मम्मी ने कहा था कि उनके लौटने पर घर में कोई चीज उन्हें टूटी हुई नहीं मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम भाग दौड़ नहीं सकते, टकरा कर किसी चीज के टूटने का डर है। लेकिन हम बैठकर कुछ खा पी तो सकते हैं। मेरा मन कुछ खाने को कर रहा है। कर तो मेरा भी रहा है, पर समस्या ये है कि मम्मी पापा देर से लौटेंगे और घर में कोई चीज खाने के लिए है नहीं। चंपू किचन की ओर चल देता है। किचन में चलते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। किचन के अंदर। रेफ्रिजरेटर नहीं खुल रहा है, शायद मम्मी इसका ताला बंद कर गई है। देखो पिंकी, वह मर्तबान रखा है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ खाने को रखा होगा। पिंकी मर्तबान उठाती है। हाँ चंपू, इसमें एक बर्फी है, लेकिन वह इसके तले में चिपकी हुई है, पर मैं हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लूंगी, फिर हम दोनों उसे आधा आधा बांट लेंगे। तभी मर गए। क्या हुआ पिंकी? मेरा हाथ मर्दबान में फंस गया है, बाहर नहीं निकल रहा। चंपू चंपू मर्तबान को पकड़ लेता है। घबराओ नहीं, मैं मर्तबान को अपनी तरफ खींचता हूँ, तुम हाथ को अपनी तरफ खींचो, इस तरह तुम आजाद हो जाओगी। और दोनों अपनी अपनी तरफ ताकत लगाने लगते हैं। खींचो। मेरा बाजू दर्द करने लगा है। यह तरीका ठीक नहीं चंपू, कोई और रास्ता ढूंढो। झपट जी के पास चलते हैं, वह मिनटों में तुम्हारा हाथ निकाल बाहर करेंगे। लेकिन रास्ते में लोग मेरा हाथ मर्तबान में फंसा देखेंगे तो हंसेंगे, मेरी बेइज्जती होगी। तुम्हारे बाजू पर यह पट्टी लपेट देता हूँ, अब यह देखने में अजीब नहीं लगेगा। चोट तो अक्सर लोगों को लगती ही रहती है। पट्टी बांधकर दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं। आओ। यह हाथ बहुत भारी लग रहा है, पता नहीं इस झमेले से कब छुटकारा मिलेगा। रास्ते में। अरे पिंकी, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया है? ताई, मैं गिर गई थी, चोट आ गई है। बेचारी नन्ही मुन्नी बच्ची मुसीबत में पड़ गई, ईश्वर उसे जल्दी आराम दे। झपट जी के घर पर। अरे पिंकी, ये क्या? घबराइए नहीं झपट जी, यह वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल मेरा हाथ इस मर्तबान में फंस गया है, इसे निकालने में आपकी मदद लेने आई हूँ। तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती हो। यही ठहरो, मैं अंदर से तेल लाता हूँ। झपट जी तेल लाकर पिंकी के हाथ पर डालते हैं। तेल की चंद बूंदे डालने से हाथ मुलायम हो जाएगा और मर्तबान फिसल कर उससे अलग हो जाएगा। लेकिन ओह, मैंने पूरा दम लगा दिया, पर मर्तबान टस से मस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि बाकी की उम्र मुझे इस मर्तबान को लटकाए हुए बितानी पड़ेगी। तुम डॉक्टर आयोडीन के पास जाओ, वही कुछ कर सकता है। पिंकी डॉक्टर के पास चल देती है। आओ डॉक्टर आयोडीन के पास चलें। डॉक्टर आयोडीन। डॉक्टर साहब, मेरा हाथ मर्दबान से बाहर निकलने का कोई तरीका बताइए। बड़ा आसान तरीका है, मर्तबान को तोड़ दो, हाथ अपने आप आजाद हो जाएगा। नहीं, मम्मी ने कहा था कि उसके घर लौटने तक कोई चीज टूटी हुई उसे ना मिले। अगर तुम मर्तबान तोड़ना नहीं चाहती तो तुम्हारा हाथ काट देते हैं। नहीं, अगर तुम कुछ भी करना नहीं चाहती तो शहर के बाहर बड़े पार्क में जाओ, वहां तुम्हें मेरा दोस्त मिलेगा। वह जरूर कोई तरकीब निकालेगा कि मर्तबान ना टूटे, हाथ भी ना कटे और दोनों अलग हो जाएं।
पिंकी वहां से चल देती है। पिंकी, डॉक्टर ने कहा था बड़े पार्क में। चलो वहीं चलें। पार्क पहुंचकर पिंकी, देखो, मुझे वह वही लगता है जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया था। यह तो चाचा चौधरी है। पिंकी, तुम यहाँ कैसे? मेरा हाथ इस मर्तबान में फंस गया है चाचा जी। सारी तरकीबें कर ली मगर यह हाथ आजाद नहीं हुआ। बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूँ। अच्छा, मर्तबान न टूटे और हाथ भी बाहर निकल आए। समस्या तो पेचीदा है। मैं यह गेंद फेंकता हूँ, तुम इसे पकड़ कर लाओ। तब तक मैं बेंच पर बैठकर इस समस्या का हल सोचूंगा। इतना कहकर चाचा चौधरी बॉल को उछाल देते हैं। पिंकी, जाओ। पिंकी बॉल के पीछे दौड़ पड़ती है। जितनी जल्दी गेंद को पकड़ कर ले जाऊंगी उतनी जल्दी मेरी मुसीबत टलेगी। गेंद एक जगह जाकर रुक जाती है। गेंद को मत छुओ। पिंकी आवाज की दिशा में देखती है तो डर जाती है। हा हा हा, अरे पिंकी, यह मैं हूँ। साबू, चाचा जी, मेरा हाथ आजाद हो गया। मुझे पता था, जब सारे उपाय विफल रहे तो मैंने शॉक ट्रीटमेंट देना उचित समझा। डर के मारे तुम्हारा हाथ कांपा और सिकुड़ा। इससे तुम्हारा हाथ मर्तबान के बाहर आ गया। चाचा चौधरी, साबू को एक फिल्म में किंग कॉन्ग का रोल करना है। यहाँ वह उसका रिहर्सल कर रहा था। पिंकी, कहाँ चली? मम्मी के घर लौटने से पहले मुझे यह मर्तबान सही सलामत किचन में रखना है। पिंकी और दादाजी की घड़ी। एक दिन दादाजी और पिंकी। दादाजी, टॉफी के लिए पैसे दो। पैसे नहीं है पिंकी। मगर आपकी जेब तो फूली हुई है, उसमें कुछ पैसे तो जरूर होंगे। जेब में मेरी घड़ी है, पैसे नहीं। दादाजी घड़ी निकालकर पिंकी को दिखाते हैं। यह देखो। आप घड़ी को कलाई पर क्यों नहीं बांधते? मेरे पापा तो अपनी घड़ी हमेशा हाथ पर बांधे रहते हैं। क्योंकि ये जेब घड़ी नहीं, रिस्ट वॉच है। दादाजी, आपकी घड़ी 4 बजा रही है, जबकि इस समय 11 से ऊपर बज चुके हैं। यह घड़ी रुकी हुई है। सुबह से? नहीं, पिछले 5 सालों से। यह घड़ी बिगड़ी पड़ी है। आप इसे घड़ी साज से ठीक क्यों नहीं कराते? मैं कई घड़ी साजों के पास गया, मगर उन्होंने इसे दोबारा चालू करने में असमर्थता प्रकट की। उनका कहना था कि यह घड़ी बहुत पुरानी है, अब शायद इसके पुर्जे भी न मिलें। कितनी पुरानी होगी यह घड़ी? 50 साल से भी ज्यादा। तब मैं लायलपुर में कलेक्टर के दफ्तर में काम करता था। तब मैंने इसे 30 रुपए में खरीदा था। तब से ये घड़ी बिल्कुल सही टाइम देती रही। हमारे दफ्तर का क्लॉक या रेलवे स्टेशन की घड़ी चाहे आगे पीछे हो जाए, मगर मेरी घड़ी ने कभी गलत टाइम नहीं दिया। 5 साल पहले बारिश में भीगने से यह घड़ी अचानक रुक गई। मैंने चांदनी चौक में कई घड़ी साजों को इसे दिखाया, कोई इसे ठीक ना कर सका। अगर यह ठीक नहीं हो सकती तो आप इस बेकार घड़ी को फेंक क्यों नहीं देते? नहीं फेंक सकता पिंकी, पुरानी चीजों से लगाव हो जाता है। जामा मस्जिद का एक घड़ी साज मियां रशीदी इसको ठीक करने को तैयार हो गया था, मगर 70 रुपए मांगता था। मैं 30 रुपए की घड़ी की मरम्मत के 70 कैसे दे देता? तभी टेलीफोन बजता है। टेलीफोन। मैं देखती हूँ। अचानक पिंकी फिसल जाती है। टेलीफोन बंद हो गया। पिंकी, तुमने गिराकर मेरी घड़ी तोड़ दी। पहले यह कौन सी चलती थी दादाजी?
आप ही ने तो कहा था कि 5 साल से यह बंद पड़ी है। अरे दादाजी, घड़ी चलने लग गई। हाँ, यह चल रही है। आश्चर्य। दादाजी, रशीदी घड़ी साधने से ठीक करने के लिए 70 रुपए मांगे थे। मुझे टॉफियों के लिए ही पैसे दे दो। पिंकी और पौधा। एक दिन रास्ते में पिंकी और झपट जी। झपट जी, इतनी बड़ी टोपी मैंने आज तक नहीं देखी। पिंकी, मैं परेशान हूँ। ये टोपी लगाने का एक रहस्य है। क्या? झपट जी पिंकी को लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। मेरे घर चलो, बताता हूँ। घर के अंदर मेरे सर पर ये पौधा उगाया है। उसको ढकने के लिए मैं ये टोपी पहनता हूँ। मगर यह हुआ कैसे? मुझे अपनी गंजी चांद अच्छी नहीं लगती थी। मैंने अपने सिर पर खाद डाली, सोचा उससे बाल उगाएंगे, मगर ये पौधा फूट निकला। कोई समस्या नहीं, हम पौधे को काट देते हैं। खबरदार, अगर किसी ने पौधे को काटा तो यह गैर कानूनी है। पिंकी, मेरी पत्नी पर्यावरण समिति के अध्यक्ष है। वह पेड़ पौधे काटे जाने के खिलाफ है। तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर इन्फ्लुएंजा हमारी मदद कर सकते हैं। पिंकी झपट जी को लेकर डॉक्टर के यहाँ चल देती है। वह एक अच्छे सर्जन है, आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर इन्फ्लुएंजा का क्लिनिक। डॉक्टर साहब, कोई तरकीब बताइए कि पौधे को बिना काटे उससे छुटकारा पाया जाए। ऑपरेशन। गर्दन का ऑपरेशन करके उसे धड़ से अलग कर दिया जाए। वाह वाह। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। और झपट जी बाहर दौड़ लगा देते हैं। रुको। नहीं, वह डॉक्टर है या कसाई। तभी जोर की आंधी चलने लगती है। ओह, आंधी, तूफान। झपट जी, कहाँ हो? आंधी रुकने पर वाह, आंधी में आपके सिर का पौधा उखड़ गया। कमाल है। हैं?